morning, everyone. Good morning and welcome to your 5 a.m. कैश फ्लो मास्टरी। और आज ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, बिजनेस मॉडल। द टॉपिक फॉर टुडे इज बिजनेस मॉडल। वेलकम 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 एंड वेलकम एवरीवन। करें स्टार्ट। सुबह 5 a.m. when you are with me, आज कुछ ना नया क्रिएट करते हैं, कुछ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल से हम देखते हैं। और योर पार्टिसिपेशन इज अमेजिंग अमेजिंग, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंटली 5 AM में लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हो द वे यू आर डूइंग नाउ, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एंड एक्नॉलेजमेंट फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि जो वीडियो देखेंगे और वो क्योंकि पास्ट की वीडियो भी देख रहे हैं, करंट में भी देख रहे हैं, तो जो मैं बोलता हूँ ना न्यूरो पैटर्न डेवलप हो रहे हैं आपके माइंड के अंदर, दैट इज अमेजिंग। ओके, तो आपने कहा के महेश्वरी जी, नो साउंड, whether everybody is able to listen to my voice very clearly. If yes, then please type yes in the chat box. Okay, yes, 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 yes. So people are able to hear my voice. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नया पर्सपेक्टिव, बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल जो है उसको हम स्टडी करेंगे फाइनेंस पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस मॉडल से। जब फाइनेंस पर्सपेक्टिव हमने देखना है बिजनेस मॉडल का, उससे पहले ना जरा बिजनेस मॉडल की बात कर लें। बिजनेस मॉडल के हमें थोड़ा सा ना पहले डीप लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, लोग मुझसे बात करते हैं कि जगमोहन, आप तो कैश फ्लो कोच हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कई सालों से काम कर रहे हो, 100 बिजनेस ओनर के साथ में आपने काम किया, तो एक काम करो यार, मुझे बता दो मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। गारमेंट का, रेस्टोरेंट चलाना चाहिए, फूड इंडस्ट्री के अंदर जाऊं मैं, आजकल इंपोर्ट का काफी अच्छा स्कोप नजर आ रहा है, या एक्सपोर्ट का भी बड़ा अच्छा स्कोप है, ये जो गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताओ जगमोहन कि क्या हम कुछ इस तरह से करें कि हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं उनके साथ टाई अप करके उनके ओईएम सप्लायर बन जाएं। ऑटोमोबाइल के बारे में आपका क्या कहना है? आप मुझे ये बताओ कि ये जो मोबाइल ऐप आजकल बन रही हैं, ओला, उबर, और ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, तो क्या ऑनलाइन का काम शुरू कर लूं? कौन सा काम ठीक रहेगा तुम्हारे हिसाब से जगमोहन? कौन सा काम करें जिसके अंदर खूब पैसा बने, बहुत इनकम बने, और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट मनी ही मनी अवेलेबल हो? इस तरह की मुझसे जब डिस्कशन करते हैं तो मैं कहता हूं आ जाओ 1-to-1 के लिए, पर्सनली मीटिंग करनी है, या हमने जूम पे बात करनी है, तो वो मेरी बातचीत होती है। उस बातचीत का जो मैं क्रक्स है आज आपको उस बिजनेस मॉडल में बताना चाहता हूं। जब हम डीप लेवल पे देख रहे हैं, बिजनेस इज नॉट हमें लगे कि मार्केट में कुछ बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और हम भी वो करना शुरू कर दें। बिजनेस इज नॉट दैट। वो बिजनेस तो वो था ही नहीं कभी। तो क्या था बिजनेस? बिजनेस ये था कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। अब आपको जो ऑलरेडी मालूम है, कुछ लोगों की वो अफर्मेशन होने वाली है कि हाँ यस, और कुछ लोग जो कहने वाले अच्छा वाह, ओके ओके, ठीक है, हाँ जगमोहन ठीक कह रहा है। प्रॉब्लम्स को सोल्व करना ही बिजनेस है। प्रॉब्लम को सोल्व करना बिजनेस है। अपने आसपास देखो कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी 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 प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम को सोल्व करना बिजनेस है। यस यस। पानी की समस्या आई, पीने के पानी की, साफ पीने के पानी की, तो ये मिनरल वाटर का जो हुआ था ना, बोतल के अंदर पैकेज वाटर निकला था, वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए निकला था। और देखो जरा कि आपके आसपास कौन कौन सी प्रॉब्लम है
जो बिजनेस ही उसका सॉल्यूशन बन गया। खासकर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, एयर क्वालिटी जब डाउन होने लगी तो बड़ी-बड़ी कंपनियों ने, छोटी कंपनियों ने, मिडल कंपनियों ने एयर प्यूरीफायर बनाने शुरू कर दिए। एक होड़ आ गई थी एयर प्यूरीफायर बनाने की, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से एयर प्यूरीफायर बनाए गए थे उस समय। रेलवे के अंदर कुछ लोगों को खाना पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को रेलवे का खाना पहले पसंद नहीं आता था। तो एक ऐप तैयार हुई कि जहाँ पर ट्रेन रुकती है और उस ऐप के ऊपर अगर आपने पहले से डाल दिया है, विद इन 2 मिनट स्टेशन से खाना, पिज़्ज़ा ले लो, बर्गर ले लो, मैकडॉनल्ड का या और बहुत सारे लोगों से टाई अप था, तो वो खाना उनके पास पहुँच जाता था। तो ये भी एक बिज़नेस है। अब और ऐसे कई हंड्रेड थाउज़ेंड्स एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे जिसके अंदर जो कोई जो कुछ भी कर रहा है। भई जैसे वैन हुसैन है, वो अगर अपनी टाई पैंट कोट बेच रहा है तो उसके वैन हुसैन के टाई पैंट कोट मैंने परचेज़ कर लिया क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है। मेरी रिक्वायरमेंट है। उसने मेरी नीड को आइडेंटिफ़ाई किया और उसने उसको सेल कर रहा है। मॉल के अंदर सेल हो रही है, लोग बिक रहे हैं। मार्केट में डिमांड है, कस्टमर हैं जो ये बाय करते हैं, तो उसने उस नीड को फुलफिल किया, उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जो उसने परसीव की। मीनिंग देयर बाय कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो इंपोर्ट का काम है, एक्सपोर्ट का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ट्रेडिंग का काम है, एवरीथिंग इन एसोसिएशन विद दैट पर्सपेक्टिव। चलो ठीक है, आपको बेसिक एकदम क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम सोल्व करनी है, कर दी प्रॉब्लम। नाउ व्हाट? जो हम प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं उससे सामने वाले को वैल्यू मिल रही है, मिलनी चाहिए, तभी तो हमें इन रिटर्न वैल्यू देगा। आप घटिया माल सप्लाई करके देखो किसी को, एक बार कर लेंगे, एक बार वैल्यू मिल जाएगी, रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा। वैल्यू के बदले वैल्यू आ रही है, तो यानी कि वैल्यू आनी चाहिए। ये बिजनेस मॉडल का एक नेक्स्ट एस्पेक्ट हो गया कि भाई जो भी प्रॉब्लम हमने सोल्व करनी है, एक होती है गुड तरीके से सोल्व करना, एक होती है बेटर तरीके से सोल्व करना, एक होता है बेस्ट तरीके से सोल्व करना। जब आप बेस्ट वे के साथ में वो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो ना, तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपको गुड रिटर्न आएगी। अगर आप गुड तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो तो समझ लो जो वैल्यू वापसी में आनी है वो एवरेज ही आनी है, वो एवरेज ही आनी है। तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू तो सामने वाले को डिलीवर करनी है। अब चलो बिजनेस मॉडल के हम एक और नेक्स्ट लेयर के ऊपर पहुंच गए। पहली लेयर क्या है कि बिजनेस मॉडल का मतलब है कि क्या मेरा बिजनेस सामने वाले की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, वन। नंबर टू, जो मैं प्रॉब्लम भी सोल्व कर रहा हूं वो बेस्ट तरीके से सोल्व कर रहा हूं, लेकिन आजकल तो मैं बोलूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से मैं उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं उसको प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा तो मुझे गुड नहीं बेटर वैल्यू मिलेगी वहां से। तो मैंने क्या बोला, अगर गुड तरीके से प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो तो सारे ही सोल्व कर रहे हैं, तो आपको एवरेज सी कलेक्शन मिलेगी, तभी आपका पैसा कलेक्शन में घुसा रहता है। तभी पैसा कलेक्शन में फंसा रहता है और वो पेमेंट होल्डिंग के चक्कर में होल्ड हो जाती है पेमेंट। क्यों होल्ड हो जाती है? ठीक है, आप सप्लाई कर रहे हो, नहीं तो कोई दूसरा सप्लाई कर रहा है, नहीं तो कोई तीसरा प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। सारे ही प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, एक ने नहीं सोल्व की दूसरे से करा लेंगे, दूसरे ने नहीं की तीसरे से करा लेंगे। इसलिए ना केवल हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी है बल्कि बेस्ट तरीके से सोल्व करनी है, नहीं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से प्रॉब्लम सोल्व करनी है, मुझे यूनिक तरीके से सोल्व करनी है। एक एक्स्ट्रा स्पेशल वैल्यू क्रिएट करनी है हमने अपने कस्टमर के लिए। ये बिजनेस मॉडल का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है। आऊंगा, अभी मैं फाइनेंस पर्सपेक्टिव के ऊपर भी आ रहा हूं। तो अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम तो सोल्व करने के लिए निकल गए और हमें बहुत अच्छे तरीके भी मालूम हैं। हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, हम टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, या हम आर्टिस्टिक हैं दिल से, और हम चीजों को समझते हैं, हम फीलिंग्स के साथ में काम करते हैं, और अब निकल पड़े बिजनेस के अंदर, बिजनेस करने के लिए निकल पड़े। तभी आपने देखा होगा कि एक शेफ जो कि 5 स्टार होटल में शेफ था, सभी लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे उस 5 स्टार होटल के शेफ की। 5 स्टार में कैसे पहुंचा? तो कैसे कहते हैं ना कि पहले कहीं पर वो शेफ था, फिर तरक्की हुई, फिर तरक्की हुई, फिर तरक्की हुई।
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरक्की करते करते वो शेफ बन गया एक 5 स्टार होटल का, और डिस्कवरी चैनल के अंदर भी उसकी बड़ी विजिबिलिटी हुई, और वो अक्रॉस द कंट्री भी बढ़िया से, अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने वाले के लिए फेमस हो गया। फिर उसने कहा यस, लोग मुझे जानते हैं, चीज मैं बहुत बढ़िया बनाता हूं, तो उसने क्या किया, अपने रेस्टोरेंट खोले, फेल हो गया। यस, उसको प्रॉब्लम पता है, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से भी कर सकता है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि अगर हमें बहुत बढ़िया क्वालिटी से अपना काम करना आता है और हम अपनी फील्ड के मास्टर हैं, बिजनेस के अंदर भी सक्सेसफुल होंगे। कोई गारंटी नहीं है। ज्यादातर तो बिजनेस उन्हीं लोगों के फेल होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के अंदर ग्रेट होते हैं। आप बोलोगे यार जगमोहन, सुबह सुबह 5 AM तुमने कंफ्यूज कर दिया। सुबह सुबह 5 AM कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज तुमने ये कर दिया, ए साइड है और बी साइड है। ए साइड पे तुम कह रहे हो कि अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो तो वही बिजनेस मॉडल है, और वही तुमने पैराडॉक्स स्टेटमेंट डाल दी कि अगर तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्व कर रहे हो किसी की प्रॉब्लम को और तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता तो तुम फेल हो, तुम फेल हो। तो यानी कि दोनों एस्पेक्ट जरूरी हैं, दोनों के दोनों एस्पेक्ट जरूरी हैं। तो फाइनेंस का पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुद सेल्फ बिजनेस की वैल्यू नहीं भी दे सकते तो आप हायर कर सकते हो। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं उसके हॉस्पिटलों के मालिक तो कोई और है, डॉक्टर को वो अपॉइंट करते हैं उसके अंदर। आप देख लो, जितना कामयाब हॉस्पिटल है वो है जिसका बिजनेस हॉस्पिटल को कोई और चला रहा है अदर देन डॉक्टर। वो सारे के सारे स्कूल कामयाब हैं जिसको टीचर नहीं चला रहा। वो सारी की सारी क्रिकेट एसोसिएशन अमीर करोड़पति अरबपति है, जैसे जगमोहन डालमिया जैसे बीसीसीआई के अंदर आए, उनका दिमाग कहीं और चलता था, और मोदी साहब आए तो उन्होंने आईपीएल का स्टार्ट किया। तो वो सभी वो हैं जो कि क्रिकेट के बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन बिजनेस में, फाइनेंस में उनका दिमाग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चलता था। आप रेस्टोरेंट देख लो, वो रेस्टोरेंट चल रहे हैं जहां पर जो शेफ ने रेस्टोरेंट स्टार्ट नहीं किया, किसी बिजनेस ओनर ने उसको स्टार्ट किया। लेकिन सोचो, अगर आपके अंदर वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी भी है और वो फाइनेंस की समझ भी आ जाए, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो वही बिजनेस है, वही धंधा है, वही सब एस्पेक्ट है। तो वहां से स्टार्ट करना है। इट मींस बगैर फाइनेंस के समझ के, बगैर फाइनेंस पर्सपेक्टिव के बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दैट इज वाई आपने देखा होगा जितनी भी कंपनी बड़ी जैसे से होती चली जाती है, वहां पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट आती है, तो वहां पर एक पोस्ट है जो जन्म लेती है, उसका नाम है फाइनेंशियल कंट्रोलर। फाइनेंशियल कंट्रोलर। तो कंपनीज के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोलर क्यों होता है? कंपनी में फाइनेंशियल कंट्रोलर फाइनेंस की समझ के लिए ही होता है, और फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से बिजनेस मॉडल को देखता है। क्योंकि मैनी अ टाइम जो मैनेजमेंट है कंपनी की, वो कंपनी की मैनेजमेंट किस तरफ फोकस हो जाती है? वो हमेशा मैनेजमेंट फोकस हो जाती है अपनी डे टू डे एस्पेक्ट की तरफ, या टेक्निकलिटी की तरफ, या फ्यूचर का विजन क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जब तक वो बड़ी डील नहीं करेगी मैनेजमेंट, तब तक बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? लेकिन पीछे से उसको रॉक सॉलिड संभालने के लिए फाइनेंशियल कंट्रोलर की स्ट्रेंथ चाहिए। मुझे ना तब हैरानी होती है जब बिजनेस ओनर्स बिजनेस तो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग तक नहीं कर रहे। मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग नहीं कर रहे, हो ही नहीं रही। फरवरी का महीना खत्म हुआ, मार्च का आ गया, अब फरवरी के अंदर प्रॉफिट था कि लॉस था? प्रॉफिट उतना था जितना होना चाहिए था कि कम था? कम था तो क्यों था? क्या कोई कॉस्ट रिडक्शन की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही थी? मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस आज की डेट में कितना अवेलेबल है, और पिछले महीने में क्या मेरा नेट इनफ्लो और आउटफ्लो रहा? जो मेरे फ्यूचर एक्सपेंशन के हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट आज हो जानी चाहिए थी, वो हुई कि नहीं हुई? क्योंकि आज कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे
टेक्नोलॉजी से आउट हो जाएंगे। वो देखा कि नहीं देखा, उसके अंदर कोई कमी तो नहीं आ रही। कहीं आज की फायर फाइटिंग को संभालने के चक्कर में हमने बहुत सारी चीजों को पोस्टपोन किया हुआ है। बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट पेबल, कहीं हमारी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खराब हो रही मार्केट के अंदर पेमेंट टाइम पे ना करने की वजह से, या किसी का रिजेक्टेड मटेरियल करके रखा हुआ है हमने और उसको क्लियर नहीं कर रहे। क्या हमारी कलेक्शन के ऊपर कोई कलेक्शन इंजन वर्किंग कुछ चल रही है, नहीं चल रही है, क्या हो रहा है? क्या हम फाइनेंस के रिजल्ट को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे फॉर द लास्ट मंथ? नहीं हो रही मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग। अरे ये तो देखना ही था, वो भी नहीं देख रहे। तो कर क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बिजी हैं, बहुत बिजी हैं यार, ये ना मंथली फाइनेंस रिव्यू करने का समय भी नहीं है। या वो ये बोल रहे हैं कि भाई कोई ढंग का अकाउंटेंट नहीं मिलता। अच्छा, ढंग का अकाउंटेंट नहीं मिलता, फाइनेंशियल कंट्रोलर नहीं मिलता, ये सब आपके ना बहाने हैं। ये सब बहाने हैं। क्यों बहाने हैं? जब आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो बिजनेस मॉडल के हिसाब से, जब प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो बिजनेस मॉडल के हिसाब से, कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट वैल्यू दे रहे हो, उसके लिए क्या कुछ नहीं करते? खुद भी लगे। आपने एक्सपर्ट्स को हायर किया, तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर एक्सपर्ट खत्म हो गए हैं क्या? नहीं खत्म हुए, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। फोकस नहीं है, फोकस नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं पता, टाइम नहीं दे रहे। तो बिजनेस मॉडल के अंदर क्योंकि हमने फाइनेंस का एरिया वीक छोड़ के रखा हुआ है, उसकी वजह से ही सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। तो फिर आप कह रहे हो जगमोहन क्या करें, व्हाट टू डू, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, फाइनेंस पर्सपेक्टिव से कैसे करें? आ जाओ, ये मैं अब आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस मॉडल को जब हम फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है मार्जिन। बिजनेस मॉडल में हम ना बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन वाले एस्पेक्ट को नहीं देख रहे। मैं एक शीट शेयर करता हूं आपके साथ में। मार्जिन, मार्जिन का मतलब है कि बिजनेस का मतलब ही है कि मार्जिन। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो क्या आपका जीपी मार्जिन है? ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या आपका जीपी मार्जिन है? अगर आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उससे क्या रेवेन्यू आ रहा है? वो पूरा का पूरा ही मार्जिन है। जो आप सर्विस दे रहे हो उससे जो रेवेन्यू आ रहा है, फुल अमाउंट इज इक्वल टू मार्जिन। अगर आपने वो सर्विस देने के लिए आगे आउटसोर्स कर देते हो सर्विस इंडस्ट्री, या आपने परसेंटेज के बेसिस पे किसी को हायर किया हुआ है, या इनफैक्ट मैं एक्सेप्शनली अलाउ कर देता हूं, जो सैलरी आप पे कर रहे हो सर्विस इंडस्ट्री वालों, तो ग्रोस रेवेन्यू माइनस सैलरी इज इक्वल टू जो आपके पास आया सर्विस वालों, वो आपका मार्जिन है। तो मार्जिन है कितना, मार्जिन कितना बिजनेस के अंदर, इतनी इंपॉर्टेंस लोग नहीं दे रहे अपने बिजनेस मॉडल के अंदर। तो आप कोई भी बिजनेस मॉडल लगाओ, चाहे वो रेस्टोरेंट है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, बाई सेलिंग, एनी एनी कमीशन वर्क है, चाहे सर्विस है, उसके लिए सबसे पहले क्या देखना है? मार्जिन। देखो शीट देखो, सबसे पहला बिजनेस मॉडल के अंदर जो मैं पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, ये मैंने शीट आपके साथ में ओपन की। अब इस शीट को ना स्टेप बाय स्टेप आप अंडरस्टैंड करते जाओ। मैंने सबसे पहले तो इतनी सिंपल शीट बनाई है, अब आप इस शीट के हिसाब से अपने बिजनेस के एस्पेक्ट को देखना। कुछ प्रिंसिपल मैं ले डाउन करूंगा, कुछ प्रिंसिपल ले डाउन करूंगा जो बिजनेस मॉडल का फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव दिखाएगा। सो आर यू रेडी? Are you absolutely ready to look at and understand this sheet? If you are ready, then please type ready in the chat box, my dear friend. Okay, good, got it. ठीक है, रेडी 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 रेडी, अभिषेक भाटिया जी रेडी, दयाल साहब रेडी, पुरी जी रेडी। ओके, जब आप पैनलिस्ट एंड अटेंडिस में रिप्लाई करते हो ना, पैनलिस्ट एंड अटेंडिस में, जैसे राधा वक्कर जी आपने रिप्लाई किया पैनलिस्ट में, आप पैनलिस्ट एंड अटेंडिस में रिप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा, सभी को सभी के रिप्लाई नजर आएंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो ठीक लगता है वैसे करो, बस आप रिप्लाई करो और पार्टिसिपेट करो। बिकॉज वेबिनार में क्या होता है कि आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। तो पैनलिस्ट अटेंडिस कहीं होगा ना, पैनलिस्ट अटेंडिस यही भी नहीं होता। नॉट ए प्रॉब्लम, नॉट ए प्रॉब्लम, उसको भी ठीक करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस मॉडल को फाइनेंस पर्सपेक्टिव से। पहला पॉइंट ना अपने न्यूरो पैटर्न में दिमाग में सेट कर लो, वो क्या है? ग्रोस मार्जिन। ग्रोस मार्जिन के लिए मैंने लिखा सीरियल नंबर 1, आप जिस भी सर्विस में, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हो उसको लिख लो।
भैया अगर सर्विस नहीं हो, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो ऑडिट करता हूँ, ऑडिट करना मेरी एक सर्विस हो गई, आईटीआर फाइल करना एक दूसरी सर्विस हो गई, ये आपका इंटरनल ऑडिट एक तीसरी सर्विस हो गई। ऐसे करके मेरी सर्विस के कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मोबाइल हो सकता है, चार्जर हो सकता है, उसके उसके प्लग्स हो सकते हैं, व्हाटएवर। जितनी भी तरह की सेगमेंट है, जितनी भी तरह की, अगर आप आइटम लेवल पे जा सकते हो तो आइटम लेवल पे चले जाओ। अगर आप 4000 तरह के एसक्यू के अंदर डील करते हो तो 4000 तरह के एसक्यू को लिख लो। दो तरह के एसकेयू में डील करते हो, दो तरह के सेगमेंट में डील करते हो, तो उसको लिख लो, तो पता तो लगे कि जिस चीज के अंदर आप डील कर रहे हो, सर्विस हो चाहे वो गुड्स हो, जिसमें भी आप डील कर रहे हो, तो आप देख लो उसके अंदर उसका नाम लिख लिया, एक दो तीन जितने भी नाम लिखने लिख लो। मैंने एक लिखा सिंपलिसिटी के लिए, चीजों को सिंपल रखूंगा, समझ आ जाएगी, उसके बाद जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट कर लेना। अब मोबाइल आता है, कोस्ट प्राइस उसका पड़ा 4000 रुपए का, बेच रहे हैं 10,000 रुपए में। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो जीपी है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रोस प्रॉफिट जीपी मार्जिन, वो है 2000 रुपीज का, विच इज 20%। तो 2000 10,000 रुपए का 20% होता है। तो अब यानी कि मैं 20% वाली आइटम में डील कर रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम बिजनेस को रॉकेट की तरह ग्रो करवाना चाहते हैं ना, रॉकेट की तरह ग्रो करना चाहते हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं या ट्रेडिंग में हैं, तो अगर आपका ये मार्जिन ना 40% होता है ना, 40%, तो ग्रोथ बड़ी होती है। मान लीजिए ये 6000 होता, मेरा परचेज प्राइस 6000 होता, तो मेरा जीपी मार्जिन 40% पे चला जाता है। इसके पीछे बहुत लंबी एक कहानी है, मैं आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि क्या है कि जितना ज्यादा मार्जिन होगा ना, यानी कि जितनी बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस या गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो, जितनी बढ़िया, तो आपके पास ना एक मार्केट में स्कोप क्रिएट हो जाता है कि आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, और लोग प्रीमियम देने को तैयार हैं, कुछ नुकसान नहीं कर रहे मार्केट का। आप देखो ना, एक शर्ट आप लोकल मार्केट से खरीदो, एक वैनुसैन की खरीदो, तो वैनुसैन की शर्ट हमेशा महंगी होगी, अरे उसमें कौन सा एक्स्ट्रा कपड़ा लग गया, वो भी तो वहीं से कपड़ा बाय करता है जहां से लोकल लोग करते हैं। तो जबकि उस ब्रांड की वजह से, उस ब्रांड की वजह से आप अग्रवाल या हल्दीराम से कुछ लेते हो या आप रेडी वाले से कुछ लेते हो, दोनों के ब्रांड में फर्क है, जिसकी वजह से उनके प्राइस में फर्क है। छोले भटूरे की बात कर रहा हूं मैं। यस। और यानी कि आपको मालूम है, आप ज्वेलरी जो है वो तनिष्क वाले से ले रहे हो कि ज्वेलरी आप किसी भी मार्केट से ले रहे हो, सरोजिनी नगर मार्केट से, तो ज्वेलरी वही चीज, अब ज्वेलरी महंगी हो गई। अब सोने में क्या महंगा हो गया, गोल्ड में क्या महंगा हो गया, तनिष्क का महंगा है, उसका सस्ता है, व्हाट इज दैट। तो अब आप देखो कि जिन कंपनियों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस दे दी, यूएसपी दे दिया, जिनका मार्जिन ठीक ठाक है, तो बिजनेस ना ग्रोथ वहीं पर होगी। नहीं तो वही ना बिजी लाइफ और वही धक्कम पेल धक्कम पेल धक्कम पेल, पूरी जिंदगी खत्म हो जानी है। और हमने क्या करना है हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, छोटा मार्जिन, छोटे मार्जिन, हालांकि ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है, छोटा मार्जिन कब यूज करना है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। 5% जीपी मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हैं, 95 यूनिट का खरीदा, 10,000 का बेचा, 5% का जीपी मार्जिन आया, तो ग्रोथ होगी लेकिन बहुत देर से होगी। अगर आप इतने कम जीपी मार्जिन पे काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना था ये स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, ये स्ट्रेटेजिक होना चाहिए कि इसकी वजह से आपको बाकी ओवरऑल जीपी मार्जिन सभी का मिला के ओवरऑल एवरेज कितना आया फाइनेंशियल समरी के अंदर। तो कुछ लोग तो यहां तक भी चले गए हैं, कहते कोई बात नहीं 1% जीपी मार्जिन पे भी काम कर लेंगे, टर्नओवर बहुत बड़ी, इतनी बड़ी टर्नओवर और जीपी मार्जिन 1% है, लेकिन इसमें ना हाई रिस्क हो जाता है, हाई रिस्क हो जाता है। एक ना बिजनेस के अंदर रिस्क मैट्रिक्स होती है, मीनिंग देयर बाय कि अगर मेरा मार्जिन का परसेंटेज कम है, कुछ भी प्लस माइनस हुआ, तो बिजनेस पूरा का पूरा स्वैप हो जाता है, स्वैप। एक भी रिजेक्शन आई, एक भी क्वालिटी रिजेक्शन आई, एक बार भी लॉकडाउन हुआ, कुछ भी हुआ प्लस माइनस, तो आपका हिल जाएगा। तो पहले ना आपको बिजनेस मॉडल के अंदर अपने मार्जिन को देख लेना है और दिमाग को सिग्नल देना है कि आइटम वाइज एक एक आइटम किसी भी आइटम को छोटा मत समझो, किसी भी आइटम को बड़ा मत समझो। पता क्यों? क्योंकि बेसिकली वो एक्चुअली आइटम नेम नहीं होता, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। एक डॉक्टर है, वो कई तरह की दवाइयां बेच रहा है, केमिस्ट है, पैरासीटामोल भी दे रहा था, तो चलो चलो क्रोसिन भी दे रहा था, उसके अलावा व्हाट एवर वेरियस मेडिसिन दे रहा था।
अब अगर वो पर मेडिसिन लिख के उसके ऊपर जीपी मार्जिन करना शुरू कर दे और सिर्फ वही एनालिसिस करना शुरू कर देना तो उस जीपी मार्जिन के एनालिसिस से अब वो उन एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करेगा जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू सर्व कर रही है मार्केट को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट में वैल्यू सर्व कर रही है वो वाली चीज, और एट द सेम टाइम उसके बिजनेस के अंदर मार्जिन भी है, तो बिजनेस हमें वही वाला करना चाहिए। तो अब सिंपलिसिटी के लिए हम ले लेते हैं 8,000 का कॉस्ट प्राइस है और जीपी 2,000 का है, तो जीपी परसेंटेज आ गया 20% का। अब मैंने बेचा तो कुछ है ही नहीं, पूरे साल में कुछ नहीं बेचा, जीरो, तो मेरा रेवेन्यू क्या होगा, जीरो, कॉस्ट क्या होगी, जीरो, जीपी क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पूरे एक साल के अंदर एक मोबाइल बेच दिया, तो 10,000 का मोबाइल है, तो रेवेन्यू होगा 10,000 रुपीज का, कॉस्ट है उसकी 8,000 और जीपी आ गया 2,000 रुपीज का, एक ही मोबाइल बेचा। चलो बिल्कुल वैसे 10 मोबाइल बेच दिए होते तो 20,000 पे आ जाते, चलो एक मोबाइल बेचते हैं। अब यहां तक तो हमें क्लियर हो गया कि हम जो भी कुछ अपनी रेवेन्यू को फोरकास्ट करते हैं ना, हमें अपने रेवेन्यू को फोरकास्ट हमेशा आइटम वाइज करना चाहिए। ये आइटम कितनी बिकेगी, अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो ये मेरा यहाँ प्रोजेक्ट का नाम आएगा, इस प्रोजेक्ट का कितना रेवेन्यू होने वाला है। बड़े प्रोजेक्ट करते हैं तो हर एक प्रोजेक्ट की एक अलग से शीट ही बन जाएगी कि ये प्रोजेक्ट इतने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, ये मेरा टोटल प्रोजेक्ट है, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में इतना इतना काम कंप्लीट हो जाएगा, इतने इतने की मैं रनिंग बिल रेज कर दूंगा और इतनी इतनी मेरे को कलेक्शन आएगी, तो वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट शीट बनेगी। तो सर्विस वाले, ट्रेडिंग वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले और प्रोजेक्ट वाले सभी के सभी पार्टिसिपेंट इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट लिखेंगे, ये बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल इज एप्लीकेबल कंप्लीटली एंड होलसमलेसली, राइट। तो नाउ after understanding the perspective of the gross margin, one of the lesson is only do those businesses or take your business to that level where you are able to charge the premium gradually but premium. If you have not started doing that, that means to say you are not able to make the money. Why? Because जो जो सस्ते वाले जीपी मार्जिन पे भी काम कर रहे हैं ना, बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे कि 99 रुपीज का स्टोर वहां पर सस्ते वाले भी कर रहे हैं, या जो भी सस्ते भी कर रहे हैं, तो उनकी एक आफ्टर सेल सर्विस ऐसी होगी जो चार्जेबल होगी, जो उनको रेवेन्यू जनरेट करा के दे रही है, या उनमें से कुछ ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट होंगे, जैसे आप कहीं से बाइक लेने जाते हो तो बाइक तो बहुत सस्ती मिलेगी आपको, लेकिन उस बाइक की जो मॉडिफिकेशन करते हैं ना, वो उसके बड़े तगड़े चार्जेस होते हैं, उसकी जो एसेसरी बेचते हैं उसके अंदर 50 to 80% तक का मार्जिन होता है। दैट मीन टू से बिजनेस मॉडल को ना हमें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा, जहां पर मार्जिन हमें लगता है कि उस शॉप के कम है, लेकिन वहां पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, होर्डिंग लगाने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बड़ी बड़ी अच्छी बढ़िया दुकानें खुल जाती हैं, वहां पर उनको एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा कमाई हो जाती है एज कंपेयर टू दी मेन प्रोडक्ट दैट दे आर डूइंग। इट मींस इट इज द कंपोनेंट, आप समझो नेम ऑफ द आइटम, यानी कि आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, इसके ऊपर जब आपने ध्यान दे दिया ना, तो अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम के ऊपर ध्यान देने के बाद यू विल बी एबल टू गेट द बेस्ट 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 थिंग। नमी चोपड़ा जी कह रहे हैं, सर हाउ डू वी कैलकुलेट दिस इन सर्विस इंडस्ट्री, एज मैनी प्रोजेक्ट गेट डिले एंड वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैन आवर्स विच गो इन वन प्रोजेक्ट। देखो नमित चोपड़ा जी एकदम क्लियर है, आपको मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूं, जो प्रोजेक्ट वाले हैं ना, प्रोजेक्ट वाले, तो यहां पर आपने पहली बात तो प्रोजेक्ट का नाम लिखा, प्रोजेक्ट का नाम लिखने के बाद आपके प्रोजेक्ट के अंदर कितना पैसा बनने वाला है, कितना काम होने वाला है, तो वो आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं, पहले से लिख लो, अब देख लो, एक बार समझ लो, चाहे प्रोजेक्ट लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ग्रोस मार्जिन देखो, प्रोजेक्ट लेट होगा तो आपका ग्रोस मार्जिन पहले देखना है, फिक्स्ड बाद में देखना है, फिक्स के ऊपर अभी आया ही नहीं मैं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखो आपको ना कुछ इस तरह से शीट बनानी है, आपको अपने प्रोजेक्ट की कुछ इस तरह से शीट बनानी है। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? If you are not able to see, let me show you.
ओके, अब आपको नजर आएगी। आपको, अगर आप उस पर्टिकुलर आइटम, आपने लिखा मेरे आइटम का नाम है प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड, अब शुरू से ही पता लग गया कि ये मेरा प्रोजेक्ट ना जीएसटी वीएसटी बना के टोटल 60 लाख रुपए का है, और जीएसटी माइनस करूंगा तो 50 लाख का है, यानी कि जो 60 लाख रुपए का आपने प्रोजेक्ट उठा लिया वो 50,84,000 का है, जिसमें 9,15 का तो जीएसटी है और 50 लाख का आपका प्रोजेक्ट है। अब आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि इसके अंदर मेरी कॉस्ट कितनी आने वाली है, 75% की आपकी कॉस्ट आने वाली है। अब आप क्या करेंगे, इसको मॉनिटर करना है। अब 60 लाख के अगेंस्ट में 1 तारीख को 10 लाख रुपए आ गए, 15 तारीख को फिर कुछ आ गया, फिर कुछ आ गया, फिर कुछ आ गया, फिर कुछ आ गया। कितने आने हैं? 60 लाख। कितने आ गए? 10 लाख। कितने रह गए? 50 लाख रुपए। तो आप इसको मॉनिटर 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 करते जाओ, प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, कब खत्म होना है। तो पहली बात तो प्रोजेक्ट को तो मैंने यहीं से मॉनिटर कर लिया। अब जो डायरेक्ट कॉस्ट आपने एलोकेट कर दी है ना 45 लाख रुपए, अब जब भी आपके पास पैसे आएंगे उसका आपने 75% उठा के, उसका आपने 75% उठा के एलोकेट कर देना है टुवर्ड्स टुवर्ड्स आपकी डायरेक्ट कॉस्ट के, कि मैं डायरेक्ट कॉस्ट पे कितना डाल रहा हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट के टुवर्ड्स कितना डाल रहा हूँ। तो अच्छा, अब आप फर्दर प्लानिंग कर सकते हो कि अगर मेरा 60 लाख का प्रोजेक्ट है, 50 लाख की मेरी वैल्यू है, अगर 75% की मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होती है तो मैं 8.33% चलो लमसम फिक्स्ड कॉस्ट के लिए निकाल लेता हूँ। 16% का मेरा प्रॉफिट होने वाला है, गवर्नमेंट को टैक्स भी दे देंगे तो कितना हमारे पास पैसा बचेगा। ये प्रोजेक्ट की ना प्रॉपर ग्रोस मार्जिन शीट बन जानी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा आपसे बोलता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा आपसे बोलता हूँ। नमी चोपड़ा जी, आपने जो कहा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? हाँ जी, मिल गया। ओके, ठीक है, आपका यस आ गया। जिस भी बिजनेस में डील कर रहे हैं नवी चोपड़ा जी, जिस भी बिजनेस के अंदर डील कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को लिखो कि अगर वो 60 लाख का प्रोजेक्ट था तो उसमें मेरा मार्जिन है कितना, पहले दिन से पता होना चाहिए। जिस आइटम में डील कर रहे हैं, सर्विस कैटेगरी के अंदर है ना, तो अगर मैं आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, 2500 रुपीज चार्ज करता हूँ आईटीआर के, तो मैं क्या लिखूंगा, 2500 रुपए का सेलिंग प्राइस। कोस्ट मेरी जीरो है, कोस्ट मेरी जीरो है, तो मेरा जीपी मार्जिन भी 2500 आ गया, यानी कि 100%। तो मेरी कॉस्ट नीचे आएगी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। तो बिजनेस करने का मतलब ही है कि जब तक आप आइटम वाइज नहीं लिखेंगे तब तक आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लिख लिया आपने, लिख लिया आपने, अब आ जाओ। 8,000 रुपए का मोबाइल 10,000 में बेचा, 2,000 का जीपी मार्जिन है, 20% आ गया, क्वांटिटी एक है, रेवेन्यू 10,000 रुपए, कॉस्ट 8,000 रुपए है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ने के लिए इसलिए तैयार हैं कि यहाँ ना, अब हुआ क्या कि आप अपने जो भी खर्चे करते हो ना उसको नीचे लिख दो। ये मत सोचो कि वो खर्चा कौन सा है, सारे खर्चे लिख दो, ए टू जेड जो भी आपने खर्चे लिखने हैं। इस केस के अंदर ये भाई साहब 20,000 रुपए महीने की सैलरी का एक बंदा रखा है, उसको साल की 2,40,000 रुपये हो गई। 25,000 महीने का रेंट है, 3 लाख रुपए साल का खर्चा हो गया। बिजली 10,000 महीने की जाती है, 1,20,000 रुपये हो गया। टेलीफोन 12,000 रुपये और अदर खर्चे 3 लाख रुपए साल के, यानी कि 9,72,000 का खर्चा इनका है। अब बताओ कितना प्रॉफिट आएगा? 9,70,000 का लॉस हो गया। 9,70,000 का लॉस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सिर्फ एक मोबाइल बेचा, वो भी नहीं बेचते, 1 मिनट, जीरो कर दिया। अगर मोबाइल नहीं बेचा तो ग्रोस प्रॉफिट आया ही नहीं, आया ही नहीं, तो जितना खर्चा किया वो सारा का सारा लॉस हो गया। तो अब इस काम को करने के लिए हमें कम से कम मोबाइल तो बेचने पड़ेंगे। कितने मोबाइल बेचने पड़ेंगे? कितने मोबाइल बेचने पड़ेंगे? ये लो, हम यहाँ पे बेच देते हैं, मान लो 100 मोबाइल, तो क्या बात बनी? 100 मोबाइल तो भी लॉस है, 7,72,000 का। 200 मोबाइल बेचे तो भी लॉस है, 572 का। 300 मोबाइल बेच दो, बढ़िया बढ़िया, तो भी लॉस है। 400 बेच देते हैं तो भी लॉस है। 500 बेचते हैं, अच्छा 500 पे 28,000 का प्रॉफिट आ गया। यानी कि 500 मोबाइल बिकेंगे तो कहीं जाके प्रॉफिट आएगा। और इसने जब 500 मोबाइल बेचे ना, तो इसने बढ़िया से बढ़िया मोबाइल बेचे। अब 500 मोबाइल भी कम नहीं होते, इसने बेच दिए 500 मोबाइल। अब 500 मोबाइल पर जाकर इसका 28,000 रुपए का सिर्फ प्रॉफिट आया है। क्या बनेगी बात? कुछ नहीं बनेगा।
तो इसने अगर मान लीजिए 1000 मोबाइल बेच दिए तो इसका 10,28,000 का नेट प्रॉफिट आया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ही है, सारा का सारा खेल मेरे कॉस्ट प्राइस के अंदर था। बट जो पॉइंट मैं आपको मेक करना चाहता हूँ वो मैं अभी लेके आता हूँ, 500 मोबाइल बेचने के बाद भी सिर्फ 28,000 रुपए का प्रॉफिट है। इसका मतलब इसको प्लान करना था कि मुझे सैलरी वाकया ही देनी थी कि नहीं देनी थी, जगह किराए पर लेनी थी या अपनी जगह से ऑपरेट करना था, बिजली का बिल इतना क्यों आ रहा है, टेलीफोन चलो ठीक है, अदर एक्सपेंसेस 3 लाख, कौन से अदर एक्सपेंसेस, तो इसको जितना मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, जितना मिनिमाइज तो उतना सीधा का सीधा मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है। ये इतनी बेसिक ए बी सी डी है, इतनी बेसिक ए बी सी डी है, हम इसके ऊपर भी काम नहीं कर रहे। अपने दिल से पूछो, अपने मन से पूछो कि जब आपने नहीं देखा ना फरवरी के महीने का प्रॉफिट, फरवरी के महीने का प्रॉफिट नहीं देखा, फरवरी के खर्चों को एनालाइज नहीं किया, प्लान वर्सेस एक्चुअल एक्सपेंसेस को नहीं दिखा, तो इसका मतलब है कि आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप नहीं देख रहे हो, आप नहीं देख रहे हो, और उसका सीधा इम्पैक्ट आपकी अपनी लाइफ के ऊपर आ रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस डेवलप हो चुके हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिजनेस मॉडल चेंज होने की वजह से वो खर्चे चाहिए ही नहीं थे। जो वेयर हाउस आपने किराए पर लिया हुआ है, जब वहां पे कुछ नहीं हो रहा तो उस वेयर हाउस को छोड़ क्यों नहीं देते? जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपने हायर किए हुए हैं, क्या आज की डेट में उतने ही चाहिए या किसी और काम पे उनको लगाएं ताकि हमारा रेवेन्यू बढ़े? जितने तरह के बिजली के मीटर इतने सारे लग गए हैं ऊपर नीचे, और जनरेटर भी चलता है, और जितनी तरह के आपके खर्चे आते हैं वो सारे के सारे आज की डेट में इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कौन देख रहा है? बिजनेस ओनर तो नहीं देख रहा, क्योंकि बिजनेस ओनर को मुझे फोन करने का समय नहीं होता, और मैं जब बिजनेस ओनर को फोन करता हूँ उसके पास वो समय नहीं होता, घर वालों के लिए समय नहीं होता, बच्चों के लिए समय नहीं होता, मीटिंग करने का समय नहीं होता, सुबह उठता है और उसके पास समय नहीं होता। तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो एक्सपेंसेस को एनालाइज कर रहा होगा, अपने फिक्स्ड कॉस्ट को एनालाइज कर रहा होगा, और अनाप शनाप कहीं भी कुछ भी किसी मार्केटिंग वाले ने बहुत अच्छी डील दी तो उस डील को पसंद करके, उसको पसंद करके आ गया और खर्चा डाल दिया कंपनी के ऊपर। अब पता नहीं वो आरओआई के हिसाब से आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, कि मेरा बिजनेस बिजनेस उसको अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसकी राइट टाइमिंग है कि नहीं है। तो मैं जो आपको दिखा रहा हूं वो बहुत सिंपल है, जो दिखा रहा हूं वो बहुत सिंपल है, लेकिन उसके पीछे की साइंस को पकड़ो ना। कैश फ्लो कोच आपसे क्या कह रहा है? जब मैं आपसे बात करता हूं आप कहते हो पता है, पता है, पता है, मेरा बेटा भी है, मेरा बेटा ना 10 साल का है, तो जब उससे बात करो ना पता है पता है, तो फिर जब वो हर बार, मतलब 1 साल पहले तक जब वो हर बात के लिए बोलता था पता है, तो मैंने ना फिर तरीका चेंज किया। वो पता तो होता ही है बच्चों को सारी चीजें, फिर मैंने तरीका चेंज किया, मैंने तरीका चेंज किया। तो अब मैं अब उसका ना क्वेश्चन क्वेश्चन सेम होता है लेकिन उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पूछता हूँ, उसका पर्सपेक्टिव लेता हूँ। जैसे मुझे साइंस का बहुत शौक है, तो हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, खास करके यूनिवर्स के अंदर, और यूनिवर्स के जो प्लैनेट्स के अंदर, यूनिवर्स के अंदर किस तरह से काम करती है, क्या बोला एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, और कैसे टाइम वर्क करता है, किस तरह से E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वर्क करता है, यूनिवर्स है कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है। ओके, तो मैं जब उससे बात करता हूँ बेटे से, मैं उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ मनवीर व्हाट डू यू थिंक कि इसमें क्या होगा? मनवीर व्हाट डू यू थिंक कि ये सही है ये जा तो नहीं है, और इसको कैसे कर सकते हैं? तो आई आस्क फ्रॉम द हुक ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, ही इमीडिएटली गेट इन्वॉल्वड, he immediately get involved. From last 1 year he is involved like anything, and I become his best friend over the period of last 1 year. Why? Because I am interacting from the involvement point of view, asking the question. आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपने अकाउंटेंट से बात करो ना, अपने फाइनेंशियल कंट्रोलर से बात करो, वो आपका मन्नू है, फाइनेंशियल कंट्रोलर से बात करो, उसको बोलो इज इलेक्ट्रिसिटी जस्टिफाइड, व्हाट डू यू थिंक? आप तो बिजी हो ही, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि बिजी नहीं हो, आप बिजी हो आप तो बिजी हो, अपने अकाउंटेंट से पूछो व्हाट डू यू थिंक, सैलरी ठीक जा रही है, जस्टिफाइड है, सैलरी की डेल्टा फैक्टर आरओआई सही है, ओके, ये एक्सपेंसेस को आपने एक बार एनालाइज कर लिया,
ये एक्सपेंसेस जस्टिफाइड है, ये एक्सपेंसेस रिलेवेंट है, ये एक्सपेंसेस आरओआई के हिसाब से है, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से है, जो बजट आपने बनाया था उस हिसाब से है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो अब उसको पता लगेगा कि सर तो पूछते हैं, सर तो पूछते हैं। और मैं तो क्या कर रहा था, मैं तो ये कर रहा था, सर मुझसे पूछते थे जीएसटी जमा हो गया, मैं कहता हाँ जी हो गया, जीएसटी 21 तारीख से पहले जमा करा देना, पता है मुझे। अच्छा R1 जमा करा देना 10 तारीख तक, पता है मुझे। अच्छा वो गुप्ता जी को पेमेंट हो गई, हाँ सर कर दी पेमेंट सर, पता है मुझे, आप चिंता मत किया करो, बिजली का बिल भी मैंने जमा करा दिया। तो ये सारे काम तो करने ही है, ये सारे काम तो करने ही है। एट द सेम टाइम हम जरा ये भी तो देखें कि जो फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस में हुई चली जा रही है, होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। पता तो सब कुछ ही है, पता तो सब कुछ ही है, लेकिन बिजनेस मॉडल के हिसाब से है कि नहीं है। बिजनेस मॉडल कह रहा था हमें कोई बंदा ही नहीं चाहिए, यहाँ पे 10 बंदे रखे हुए हैं। बिजनेस मॉडल कह रहा है कि हमें जॉब वर्क के हिसाब से भी काम चलता है, आउटसोर्सिंग से भी काम चलता है। बिजनेस मॉडल तो ये वाली बात कह रहा है, लेकिन फाइनेंस वालों में शाही ठाठ है, शाही ठाठ है, और खर्चे रखे हुए जबरदस्त। रख लो, आप बेचो 400 मोबाइल, बढ़िया से बढ़िया 400 मोबाइल बेचो, एकदम बढ़िया क्वालिटी के, बढ़िया सर्विस देते हुए, अच्छी बात करते हुए, कमाल की कम्युनिकेशन करो। और आपसे बढ़िया कोई सर्विस दे नहीं सकता, आपसे बढ़िया खाना कोई पका नहीं सकता, आपसे बढ़िया कोई प्रोजेक्ट कर नहीं सकता। 400 मोबाइल आपने बेचे, बिजनेस लॉस के अंदर है, बिजनेस लॉस के अंदर है, क्योंकि बिजनेस को तो खर्चे ही खा गए, बिजनेस को खर्चे ही खा गए। जैसे कि नमित भाई ने शेयर किया, जैसे जैसे प्रोजेक्ट डिले होता चला जाएगा ना, उस प्रोजेक्ट को खाने वाले ही खर्चे हैं। तो आप क्या कह रहे हो कि जुगमन इसका मतलब एक्सपेंस करी ना, फिक्स कॉस्ट हुई ना। अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वेदर जस्टिफाइड है क्या ये सारे के सारे खर्चे। अगर मान लीजिए नहीं निकल पा रहा बिजनेस में से रेवेन्यू, तो खर्चे कम करो ना, उसमें क्या शर्म वाली बात है। 10-10 शोरूम खोल के बैठे हैं, 3 शोरूम चला लो, कौन कह रहा है 10 के 10 ही शोरूम चलाने हैं। 10 शोरूम के अंदर लॉस है, 3 शोरूम के अंदर प्रॉफिट है, तो क्या अटैचमेंट लगा के बैठे हो 10 शोरूम के साथ में। 3 पे काम करो, 1 पे काम करो, अपना ब्रांड बना के उसको एक्सपेंड करो, उसकी रॉयल्टी लो, उसकी फ्रेंचाइजी लो, एक करो, बढ़िया करो। इतना बड़ा एक्सपेंशन क्यों कर रखा है, वो भी रेंट के ऊपर, लॉकडाउन में समझा दिया। द पॉइंट है, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा के अगर कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही। तो मैं एक डिस्कस कर रहा था अपने पार्टिसिपेंट के साथ में, उनकी बहुत शानदार फैक्ट्री, और 860 70 करोड़ की टर्नओवर वो ऑलरेडी कर चुके हैं, 70 करोड़ की टर्नओवर वो कर चुके हैं, लेकिन बुक्स के अंदर 1 करोड़ 72 लाख 80 लाख 90 लाख 2 करोड़ रुपए का लॉस आ रहा है, 2 करोड़ रुपए का लॉस आ रहा है 60 करोड़ की सेल करके। मैंने कहा क्या कर रहे हो, कहते कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं है, हम होंगे कामयाब एक दिन कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे। अरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो ऐसे रातों रात होती है, रातों रात, रातों रात। एक फोन कॉल से, एक फोन कॉल से कैपेसिटी यूटिलाइज होती है। आपको ज्वाइंट वेंचर करना है, आपको ज्वाइंट वेंचर करना है, ताकि आप इतनी मेहनत करके 400 मोबाइल बेच रहे हो, ज्वाइंट वेंचर कर लिया आपने, आप अब 800 मोबाइल बेचने लग गए हो। चलो उस केस में थोड़ा सा मार्जिन अगर हमने कम कर दिया, हल्का सा मार्जिन कम कर दिया 18% रह गया, 2% हमने ज्वाइंट वेंचर पार्टनर को दे दिए, प्रॉफिट देखो कितना आ गया, 4,68,000 का प्रॉफिट आ गया। मैं इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ, ये देखो, ये हाईलाइट कर देता हूँ, 4,68,000 का प्रॉफिट आ गया, 468 का प्रॉफिट आ गया। आप कह रहे कि नहीं नहीं मैं ना वही 8,000 रुपए पे काम करूंगा, खुद ही लगा रहूंगा, सुबह शाम करता रहूंगा, और मार्जिन 20% ही रखूंगा, मोबाइल बेचूंगा 400 मोबाइल बेच लो, लॉस आ गया 1,72,000 का। मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ, जरा एक सेकंड फटाफट से, ताकि ये लाल लाल और हरा होता रहे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और हमने कहा अगर ये इज कहाँ गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसको होना चाहिए ग्रीन। और एक रूल और लगा देते हैं, अगर ये लेस देन 0 है तो होना चाहिए रेड। ठीक है, लगा दिए दोनों रूल। अब आए, अब देखते हैं रूल लगे कि नहीं लगे। अरे वाह, ऑटोमेटिक हो गया ये तो, ऑटोमेटिक। चेक कर लेते हैं, अगर हमने 500 मोबाइल बेचे तो 28,000 का प्रॉफिट हो गया, ग्रीन हो गया। चलो ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग लग गई। तो यानी कि अगर मैं 400 मोबाइल बेच रहा हूं तो रेड कलर में 1,72,000 का लॉस कर रहा हूं।
और मैं कह रहा हूँ कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रही, और पिछले महीने भी लॉस किया था, लॉस ही किए जा रहा हूँ, लॉस ही किए जा रहा हूँ। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल हो गया, तो ये साल तो बेकार गया यार। अगले साल कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, 10% बढ़ेगा। क्या मेहनत करेंगे यार, क्या मेहनत करेंगे। ये लो, ये लो, ये आप करो ज्वाइंट वेंचर, करो ज्वाइंट वेंचर, सीधा इसको उठा के ले आओ 1000 के ऊपर। ये देखो 8,28,000 का प्रॉफिट हो गया। जीपी मार्जिन कम 18% का, प्रॉफिट 8,28,000 का। कुछ खुल रही है बत्ती, कुछ समझ पा रहे हो, कुछ देख पा रहे हो। बहुत से लोग तो अपने आप को बिल्कुल अच्छे से, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, वो कह रहे हो कि बिल्कुल जगमोहन, यही तो बिजनेस के फार्मूले हमने सीखे थे, यही तो बिजनेस के फार्मूले सीखे थे, इसी वजह से तो आज हम इतने कामयाब हैं, मल्टीपल हैं। एंड आई ट्रूली ट्रूली सैल्यूट यू। आप ना एग्जाम्पल हो, आप यूनिवर्स के लिए एग्जाम्पल हो, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अब आप ये देखो कि इससे नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है, इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए इसको स्केलेबल कैसे बनाना है, उसके ऊपर काम करो। और जो लोग वाओ फैक्टर के अंदर हैं, जो कि ना तो खर्चे देख रहे और ना ही अपना आइटम वाइज मार्जिन देख रहे हैं, उनको तो आइटम वाइज मार्जिन मैंने दिखाना ही है, और उनको तो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने दिखानी है, और फिर खेल करना है यहाँ पे। एक एक आइटम का खेल होगा, ये मैथमेटिक्स है, ये बिजनेस है। अभी तो और खेलेंगे, अभी तो नीचे खेलेंगे तो और मजा आएगा। ओके, चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं। तो 8,000 रुपए के अंदर 20% का मार्जिन है, तो हमने 1000 मोबाइल बेचे, चलो 500 बेच रहा हूँ, और 28,000 का प्रॉफिट आ गया। तो ये एक मैथमेटिक्स आपको पूरी तरह से ब्रेन के अंदर क्लियर हो गई कि जगमोहन ने सुबह सुबह बता दिया कि बिजनेस का मतलब है कि सामने वाले की प्रॉब्लम सोल्व करो, और प्रॉब्लम सोल्व करो प्रीमियम पे। सामने वाले की प्रॉब्लम सोल्व करो, प्रॉब्लम भी सोल्व करो प्रीमियम पे। और उसके बाद अपने मार्जिन को देखते हुए खर्चों को रखो ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यानी कि नेसेसरी फॉर द बिजनेस, जिससे कि हमारा प्रॉफिट नजर आए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ जाती है गेम चेंजर की। गेम चेंजर है हमारा वर्किंग कैपिटल। अरे अब जब हम लोगों को माल बेच रहे हैं, तो कितने महीने पे बेच रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने 3 महीने की उधारी पे बेच रहा हूँ, 2 महीने का स्टॉक रखता हूँ। अगर 3 महीने की उधारी बेचूंगा तो मुझे 12,50,000 रुपए के उधारी खड़ी रहेगी कस्टमर के पास। वो कैसी खड़ी रहेगी, ये देखो, 500 मोबाइल थे, 50 लाख रुपए के हो गए। अगर एक साल में 50 लाख रुपए के हैं, तो 3 महीने का अमाउंट कितना आएगा, इजिकल टू, इजिकल टू मेरी सेल डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय जितने महीनों की उधारी 13, आ गया 12,50,000 का। उसी तरीके से स्टॉक मेरा कैसे आया, फिजिकल टू जो मेरी कॉस्ट प्राइस है, ये रही मेरी कॉस्ट, दिस इज माई कॉस्ट, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने का, 2 महीने का, ये मेरा आ गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर मैंने 70, हाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे रहा हूँ। रेंट था ना 3 लाख रुपए का, 25,000 रुपये महीना, तो वो कहता 3 महीने की सिक्योरिटी जमा कराओ, वो भी मैंने जमा करा दी। अब मेरे करंट असेट कितने हैं, यानी कि मेरा पैसा बिजनेस में कितना लग गया, 28,000 रुपए का तो मैंने प्रॉफिट कमाया है, लेकिन मैंने 19,91,667 रुपए बिजनेस में लगा दिए। वो कैसे, माल खरीद रहा हूँ, बेची जा रहा हूँ, और 3 महीने के बाद पैसे मिलते हैं, तो मैंने 19,91,000 रुपए का लोन लिया हुआ है। कोई बात नहीं, जो मैं उधारी खरीदता हूँ वो 1 महीने पे खरीदता हूँ, तो यानी कि 3,33,333 रुपए की मेरी करंट लायबिलिटी आ गई। वो मैंने कैसे निकाला, इजिकल टू ये मेरी कॉस्ट डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय, आपके सामने फॉर्मूले भी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, 3,33,000। तो यानी कि मेरे करंट असेट है 19,91,000 रुपए, करंट लायबिलिटी 333 की है, वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई मेरी, 16,58,300, 16,58,333, यानी कि इतने पैसे, दिस मच ऑफ मनी, मुझे चाहे अपने घर से डालूं, चाहे मैं लोन लेके डालूं, बैंकों से ओडीसीसी लूं, इतने डालने हैं। 28,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए सोचो, 28,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने 16,58,000 रुपए का बैंक से लोन ले लिया। और बैंकों का ब्याज अगर 10% का होता, तो मैंने साल के अंदर अंदर जो है 1,65,000 रुपए का तो ब्याज भर दिया। इसका मतलब है सही मायने में मेरा प्रॉफिट जो है वो 28,000 का नहीं है, अभी मैंने इंटरेस्ट नहीं डाला था। तो 28,000 माइनस 1,00,000, तो मेरा 1,37,000 रुपए का लॉस ही है। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसका मतलब है कि ग्रोस मार्जिन दिख रहा है 20%, वाह प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं जी। मार्जिन भी दिखाई दे रहा है 10 लाख का, वेरी गुड, प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं जी।
अच्छा, 972 के खर्चे निकालने के बाद 28,000 रुपए का एनपी नजर आ रहा है, वाह जी प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमने जितना पैसा बिजनेस में लगा दिया उसकी कॉस्ट को माइनस किया, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुनो, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने ओडीसीसी नहीं ली हुई, अच्छी बात है, वेरी गुड, अपना पैसा लगाया हुआ है। अगर आपने अपना पैसा बिजनेस में ना लगा के बाहर कहीं इन्वेस्ट किया होता तो वहां से ज्यादा पैसे मिल जाते इस तरह के बिजनेस के अंदर। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। नाउ यू आर एबल टू रिलेट विद मी कि जितनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल आपने अपने बिजनेस में लगाई हुई है, जरूरत से ज्यादा लगाई हुई है, तो उसकी वजह से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। ये कोई फाइनेंशियल समझ नहीं है, बिजनेस एक्सपैंड नहीं करेगा, स्केलेबल नहीं होगा। अब उल्टा करके देखते हैं थोड़ा सा, यानी कि मेरे को कस्टमर को तो मैं एडवांस में पैसे देता हूँ और आधे महीने का स्टॉक रखता हूँ। कस्टमर को एडवांस में दूंगा तो मेरे कस्टमर की उधारी नहीं है, आधे महीने का स्टॉक होगा तो 16 लाख का स्टॉक होगा, चलो सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दी, तो 2,41,000 की मेरी करंट सेट हुए। मुझे एक महीने की जगह 3 महीने की उधारी मिल जाती है, 10 लाख रुपए, 7,58,000 रुपए तो मैंने एफडी करवा दी। एफडी के ऊपर 10% ब्याज कमा लिया, जो कि 75,000 रुपए का है, तो 28,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। और ये मैंने एफडी पे ब्याज कमा लिया 75,000 रुपए का, 1,03,000 का प्रॉफिट हो गया। देखो, सिर्फ पेमेंट टर्म चेंज करने की वजह से, सिर्फ पेमेंट टर्म चेंज करने की वजह से, इसी वजह से जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, जो ग्रोइंग कंपनी है, जो मॉल है, जो जो बिग बाजार है, बाकी सभी है, इस तरह से पेमेंट टर्म सेट करती है कि प्रीमियम क्वालिटी देंगे, प्रीमियम क्वालिटी, पैसे जमा कराओ ले लो। मेरा एक क्लाइंट है, वो टी शर्ट्स बनाता है, टी शर्ट्स, पहला ऐसा बिजनेस ओनर है जो टी शर्ट बनाता है और अपनी ब्रांडेड ब्रांडेड बड़ी शानदार सी बनाता है। कहता है पहले पैसे जमा करा दो और जितनी मर्जी टी शर्ट उठा लो, मतलब होलसेल में सेल करता है वो, होलसेल के अंदर। सतमोना वाले भी ऐसे ही करते हैं, कहते हैं जितना माल चाहिए पैसे दे दो, उठा लो जितना माल। अनमोल बिस्किट वाले भी यही करते हैं, बिस्किट बना दिए बढ़िया क्वालिटी के, पैसे रखो और उठा लो। ओकाया वाले भी ऐसे ही करते हैं, वो कहते हैं पैसे रखो, बैटरियां उठा लो अपनी। तो दैट मीन टू से कि अब कस्टमर के साथ में पेमेंट टर्म्स हमने कौन सी सेट की, ये इंपॉर्टेंट हो गया। डेटर्स मेरे कितने हैं? अच्छा, मान लीजिए डेटर्स आपके 2 महीने के हैं, स्टॉक आपका 1 महीने का है और क्रेडिटर्स आपके 1 महीने के हैं, तो अब आपको 9,08,000 बिजनेस में लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ओके, आप कह रहे हो कि जुगमन इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन के लिए एक और डीप नीचे जाते हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव के ऊपर। बिजनेस पर्सपेक्टिव थोड़ा नीचे जाते हैं, ये देखो, बैलेंस शीट किस तरह की दिखाई देगी? बैलेंस शीट इस तरह की दिखाई देगी, आपने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया था, मैंने यहाँ पर कर दिया, 1 लाख रुपए बिजनेस लगा के शुरू किया था, और वो 1 लाख रुपए आपके कैश का ओपनिंग बैलेंस था, आपके कैश का ओपनिंग बैलेंस था। ठीक हो गया, यहां तक तो आप टैली कर गए। 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, 1 लाख का आपके पास ओपनिंग बैलेंस था। अब काम क्या करना है? मोबाइल खरीदने बेचने। अब मोबाइल खरीदने बेचने हैं तो मैं अभी खरीदवाता भिजवाता हूँ। चलो आ जाओ। सबसे पहले सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ओपनिंग बैलेंस अगर 1 लाख का था तो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर कितनी होगी? कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर कितनी हुई? भाई मेरे ओपनिंग डेटर कितने थे? जीरो। ओपनिंग जीरो थे ना, क्योंकि नया बिजनेस शुरू किया है। सेल कितने की? 50 लाख की। जीरो जमा 50 लाख माइनस मेरे क्लोजिंग डेटर्स कितने के रह गए? मेरे क्लोजिंग डेटर रह गए 8,33,000 के। तो इसका मतलब ये है कि मेरी 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 कलेक्शन कितनी हो रही है? ओपनिंग डेटर प्लस सेल माइनस क्लोजिंग डेटर, कितने पैसे मुझे रिसीव हो गए कस्टमर से? 41 लाख रुपए। पूरे 50 लाख रिसीव नहीं हुए। आपको दोबारा बताता हूँ, 50 लाख रुपए के तो मोबाइल बेचे आपने। अगर 50 लाख के मोबाइल बेचे लेकिन 2 महीने की उधारी रहती है तो 8,33 आए थोड़ी। तो 50 लाख माइनस 8,33 आए कितने? आए तो 41 लाख ही आए ना। आप इस पॉइंट से एग्री कर गए? कर गए। उसी तरीके से अब पेमेंट टू जो वेंडर की हमने, पेमेंट टू वेंडर कितनी करेंगे? पेमेंट टू वेंडर करेंगे कि मेरे ओपनिंग क्रेडिटर कितने थे प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर। अब मैंने देखा जाए तो 40 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट है, 40 लाख की मेरी कॉस्ट है 50 के मोबाइल के ऊपर, लेकिन मैंने स्टॉक भी रखा हुआ है। कितने का? 1 महीने का स्टॉक। यानी कि मैंने 40 जमा 1 महीने का स्टॉक जो मैंने रखा हुआ है, तो कितनी की पेमेंट हो गई मेरी? अच्छा हाँ, ठीक है।
ओके राइट, मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, उसके बाद मैंने वहां से क्रेडिटर से माइनस कर दिया ना, ये रहे, ठीक है। तो क्रेडिटर से माइनस कर दिए, गॉट इट। तो मैं एक बार क्रेडिटर्स को करता हूँ 0, तो आपको समझ आएगा। क्रेडिटर्स को करता हूँ 0, यस, अब देना 43 लाख हो जाएगा, सब फॉर्मूले लगाते हैं, यस 43 लाख। तो यहाँ से बताता हूँ मैं, इसका मतलब ये है कि 40 लाख रुपए का तो मैंने ये मटेरियल खरीदा, 40 लाख का मटेरियल खरीदा, और 40 लाख का तो लगा मटेरियल, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 40 लाख का तो मटेरियल लगा। तो 40 लाख का लगा, 50 लाख का बेचा, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने स्टॉक भी तो रखा हुआ है ना, स्टॉक भी तो रखा हुआ है। ये देखो 1 महीने का स्टॉक है ना मेरे पास, 1 महीने का स्टॉक है। तो मुझे अब क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी करनी पड़ी, 40 जमा स्टॉक के बराबर की। वो कितनी आ गई, वो आ गई 43 लाख की, एकदम क्लियर हो गया। 40 जमा 3 लाख, 43 लाख का हो गया। अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, हम तो ना उधारी भी रखते हैं, तो उधारी रख लो 1 महीने की, तो जितने का स्टॉक है उतने का आपका क्रेडिटर्स के पैसे लगे हुए हैं, तो पेमेंट टू वेंडर कितनी आ गई, पेमेंट टू वेंडर 40 लाख की आ गई। मान लीजिए आपके क्रेडिटर्स 2 महीने के होते, 2 महीने के क्रेडिटर्स होते तो होते 6,66,000 रुपए के, तो आपने एक्चुअल पेमेंट कितने की होती, आपने एक्चुअल पेमेंट की होती 36 लाख की। वो कैसे, वो ऐसे कि भाई लगा मटेरियल आपका 40 लाख का, जमा 3 लाख का मटेरियल पड़ा हुआ 43 लाख, माइनस जितने के क्रेडिटर्स हैं, इसको पे थोड़ी किया अभी हमने 6,66,000 रुपए का, ये 36 लाख आ गई। ये सब फार्मूला से जोड़ दिया मैंने, चिंता करने की जरूरत नहीं, शीट आपको दे रहा हूं मैं, बट आपको साइंस समझ आनी चाहिए। जब आपने ये साइंस, आर्ट, अकाउंटिंग, फाइनेंस के ये छोटे छोटे फंडामेंटल समझ लिए, तो बिजनेस ऐसे कंट्रोल में आ जाएगा। अब मैं लेके आता हूँ क्रेडिटर्स को, आजा भाई 0 पे ले आता हूँ। तो अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, अब फिक्स्ड कॉस्ट कितने की है, 9,72,000 की। तो ये मेरा बैंक माइनस में चला गया, -10 लाख का, क्यों, बैंक से ओडी ले लिया। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दी थी 75,000 की, ये दो। अच्छा, सोने पे सुहागा तब हो जाता कि कस्टमर हमें उधारी नहीं देते, हम चाइना से माल इंपोर्ट करते हैं एडवांस पेमेंट देके, वो तो और नेगेटिव हो जाती, और नेगेटिव हो जाती। मान लीजिए हमने 4 लाख रुपए का एडवांस टू सप्लायर भी दे दिया, तो 15 लाख रुपए नेगेटिव हो जाता, क्योंकि माल आया नहीं, पहले एडवांस दे दिया, तो बिल्कुल नेगेटिव। तो ये इसको हटा देते हैं, कई बार देना पड़ता है एडवांस हमें 11 लाख रुपए। अब बैलेंस शीट देखो कैसी दिखाई दे रही है, बैलेंस शीट दिखाई दे रही है -11,13,000 रुपए का, तो हमारा बैंकों का बैलेंस है, क्योंकि जिसके ऊपर ब्याज भरेंगे। 8,33,000 डेटर से आने हैं, 3,33 का माल पड़ा हुआ है, 75,000 की सिक्योरिटी है, बैंकों का बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, 1 लाख रुपए की हमारी कैपिटल थी, कमाया कितना 28,000 रुपए का। इसका मतलब है कि सारा साल झक मारते रहे, सारा साल झक मारते रहे, और हमने ले दे के अपने बोझे डाला 28,000 रुपए, अपने बोझे डाला, अपनी जेब में डाला, अपने अपने पास आया, द अमाउंट दैट वी अर्न इज 28,000। और परिवार वाले कह रहे हैं, फैमिली वाले कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, सुबह शाम लगे रहते हो, लगे रहते हो। कहते हैं हाँ ठीक है। फिर कोई पूछता है, पापा आपने तो 28,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन आपने फिर 11 लाख का लोन क्यों ले लिया, 11 लाख रुपए का लोन क्यों ले लिया। पापा 11 लाख के लोन के ऊपर आप 10% ब्याज भी भर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। आर यू एबल टू रिलेट विद द पॉइंट आई एम टेलिंग टू यू। मतलब 28,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 11 लाख का लोन ले लिया, ये सारी की सारी कहानी किस चीज की थी, ये सारी की सारी कहानी हमारी पेमेंट टर्म्स की थी। चलो पेमेंट टर्म चेंज करो, एडवांस ले लो, स्टॉक आधे महीने का ले लो, और क्रेडिटर्स को हम 3 महीनों में पेमेंट करेंगे। अब देखो, अब देखो, अब क्या आ गया, 7,58,000 का ये नेगेटिव आ गया। बैलेंस शीट देखो कितनी सुंदर हो गई, बैलेंस शीट देखो कितनी ब्यूटीफुल हो गई। पहले बैंकों का लोन था, अब बैंकों में 8,86,000 पड़े हुए हैं। हाँ जी, 8,86,000 आपके बैंक में पड़े हुए हैं। अब आपका बेटा खुश है, वो कह रहा है कि पापा वाह वाह वाह, आपने 28,000 रुपए का तो प्रॉफिट कमाया, वेरी गुड, वेरी गुड, और बैंकों में पड़े हुए हैं 8,86,000। क्या बात है, मुच्छों पे वट दे के आप बिजनेस में घूम रहे हो, प्रॉफिट भी कमा रहे हो, कैश फ्लो भी हो। इसका मतलब प्रॉफिट एक अलग दुनिया है, कैश फ्लो एक अलग दुनिया है। आप मुझसे पूछ रहे हो कि जगमोहन ये पैसा आया कहाँ से, अरे ये क्रेडिटर्स के लगे हुए हैं ना पैसे, क्रेडिटर्स के पैसे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये मोमेंट्री है।
ये मोमेंटरी है, यानी कि बिजनेस चल रहा है, इसको सच मत समझना, मतलब एंड मत समझना, ये चलता हुआ बिजनेस है। इसका मतलब है चलते हुए बिजनेस के अंदर अगर आप यही पेमेंट टर्म मेंटेन करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप ना कैश रिच रहेंगे और प्रॉफिटेबल रहेंगे, और लाइफ हमेशा कूल रहेगी। पता ही नहीं लगेगा कि कब 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 100 साल बीत गए। जैसे महाशय हड्डी, वहां से जो भी मसाले निकलते हैं ना माशा की हट्टी से, वो सारे एडवांस पेमेंट पे निकलते हैं। और माशा की हट्टी 90-98 साल राज करके और पूरे मजे से काम करते हुए इस दुनिया से विदा हो गए, पेमेंट टर्म के हिसाब से बच्चों के लिए पूरी की पूरी अंपायर छोड़ के चले गए, एमडीएच। दैट मीन टू से, अब रोटोमैक वाला निकल गया, रोटोमैक वाला का उल्टा काम था, रोटोमैक वाले की तो लायबिलिटी ओडी सीसी बैंक, वो पता ही नहीं लगा कि चलते चलते लब हो जाए और चलते चलते निकल जाए, कब कब निकल जाए, निकल गया। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो पेमेंट टर्म और बिजनेस मॉडल को हम किस तरीके से कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, वो इंपॉर्टेंट है। सोचो, अब अगर आपने यहाँ पर 40% जीपी मार्जिन किया होता, 6,000 रुपए की पोस्टिंग आती है और 40% जीपी मार्जिन किया होता, मार्केट तो आपका क्या हो जाता, प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपए का, प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपए का। आप कहते हो कि अब तो मार्केट की पकड़ आ गई है, हम 500 थोड़ी जुम्मन 1,000 मोबाइल बेचेंगे, तो प्रॉफिट आ गया 30 लाख रुपए का। आप बोलोगे 1,000 थोड़ी, अब तो हम 8-8 हजार मोबाइल बेचेंगे। हालांकि फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी उस हिसाब से, ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो ये प्रॉफिट उतना नहीं रहेगा, 3 करोड़ 10 लाख रुपए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से रिलायंस या कोई कंपनी अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करती है ना, तो कहते हैं हमारे पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट 1 लाख करोड़ रुपए, मतलब 25,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए। हमारी टर्नओवर नहीं हो रही, हमारी टर्नओवर नहीं हो रही, इतनी हो रही है, प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं। कुछ लोग इतना टैक्स जमा करा रहे हैं जितनी हमारी टोटल टर्नओवर होती है। अभी एडवांस टैक्स मैंने जमा कराया कुछ क्लाइंट्स का, अभी मेरे क्लाइंट ने 32 करोड़ रुपीज का एडवांस टैक्स जमा कराया, वो भी चौथी इंस्टॉलमेंट 32 करोड़ की। तो उतनी कई बिजनेस की टर्नओवर नहीं है। इसमें कोई खुशी या दुखी होने की बात नहीं है, ना खुश होने की जरूरत है ना दुखी होने की जरूरत है। खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये बिजनेस का तरीका है और आपको समझ आ गई तो मैच्योरिटी से बढ़ो। दुखी होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कोई अगर कर रहा है सक्सेस तो उसको हमें मॉडल करना चाहिए, अरे वाह, अच्छा ऐसा अच्छा क्या कर रहा है कि हम भी करें। तो दैट मीन टू से कि यहाँ पर अब हम पूरी की पूरी साइंस को समझ चुके हैं। साइंस क्या कह रही है कि हमें एक बार रिकैप कर ले, चलो एक बार रिकैप करते हैं कि बिजनेस मॉडल की हमने बात की, हम फाइनेंस पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। बिजनेस मॉडल के अंदर हमने ये समझा कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा बिजनेस जो है वो इस चीज के अराउंड है कि मार्केट की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम सोल्व कर रहे हैं। पिताजी जिस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे, पता लगे कि वो प्रॉब्लम आज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और बेटा बिजनेस को कामयाब नहीं कर पा रहा और घर वाले ताने मार रहे हैं कि पापा तो बड़ा अच्छा बिजनेस करते थे, बेटा जब से आया है तो बिजनेस कर नहीं पा रहा। हो सकता है समय बीत गया, प्रॉब्लम बीत गई, पर्सपेक्टिव चेंज हो गए, अपने बिजनेस के अंदर क्या मॉडिफिकेशन करनी है कि किस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो आप। तो पहला पॉइंट हो गया, बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्व करो, प्रॉब्लम को भी सोल्व करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़िया तरीके से। और उसके अंदर जो आप रेट चार्ज करोगे वो प्रीमियम चार्ज करना है। अगर प्रीमियम चार्ज नहीं कर पा रहे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस रखा है जिसके अंदर एक अगर एंट्री लेवल की अगर आपकी सर्विस है तो दूसरी तीसरी आपकी प्रीमियम लेवल की सर्विस है। और उसको फिर आपने कहाँ से देखना शुरू किया, बिजनेस मॉडल से। आप देखो आपके धंधे में ग्रोस मार्जिन कितना है, ग्रोस मार्जिन निकालने के लिए आइटम वाइज चलना है हमें, आइटम बाय आइटम बाय आइटम, किस आइटम में मेरा कितना जीपी मार्जिन आ रहा है और मैं उसको कितना बेच पा रहा हूँ उस सर्विस को, जिससे मेरा टोटल रेवेन्यू कितना आया, मेरे खर्चे क्या है, उन खर्चों को मुझे जस्टिफाई करना है। अब जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ किन टर्म्स पे कर रहा हूँ, खरीदता उधारी हूँ के पेमेंट पे हूँ, स्टॉक कितना रखता हूँ, डिपॉजिट कितने देने हैं, एडवांस देना है कि नहीं देना, वेंडर को पेमेंट कितने टाइम पे करनी है, एडवांस हम कस्टमर ले सकते हैं क्या, इन सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, जिससे हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी कि भाई हमने कितने पैसे लगाए और पैसे कहाँ पर पड़े हैं, फिक्स एसेट में कितने, इन्वेस्टमेंट में कितने, डेटर में कितने, स्टॉक में कितने, सिक्योरिटी में कितना, एडवांस कितना दिया सप्लायर को, बैंकों में कितने पैसे पड़े हैं, और हमारे कितना आज तक का रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, कुछ सिक्योर्ड लोन लिया है क्या, अनसिक्योर्ड लोन लिया है क्या, लोगों को देने कितने हैं, कुछ एडवांस फ्रॉम कस्टमर है या अदर लायबिलिटी है, टोटल हमारी ये बैलेंस शीट बन गई।
तो कैश फ्लो को देखेंगे, पैसा मेरे पास था कितना, आया कहाँ से कस्टमर से, कस्टमर, और गया कहाँ पर वेंडर को, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी कर दी, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना दे दिया, एडवांस टू सप्लायर कितना दे दिया, कितने मेरे पास पैसे बचे हैं 8,86,000, और ये आपकी बैलेंस शीट के अंदर आ गई ग्रीन कलर के अंदर। ये आप प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस रन कर रहे हैं। दिस इज द फाइनेंस पर्सपेक्टिव ऑफ योर बिजनेस मॉडल। What do you think? Are you getting value? Are you getting value? If you are getting value, then please type value in the chat box. If you are really getting value from this session, then please type value in the chat box. And अपना panelist में भी कर दो, कोई बात नहीं, panelist attendees सब में कर दो। Okay, thank you very much for participating। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आज का सेशन हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप फ्लड करें अपने बिजनेस और लाइफ को कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में। तो मैं आपको ना वो मिलेनियर बिलियनियर के डिजाइन देता हूं जिससे आपको ट्रायल एरर ना करनी पड़े। अब ये सारी चीजें कहाँ अवेलेबल है, ये सारी की सारी चीजें जेएससी ऑनलाइन के अंदर अवेलेबल हैं। तो अब मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं। तो जिन लोगों को आप बताना चाहते हैं कि भाई आप भी अपने बिजनेस को जरा बिजनेस सेंस के साथ में करो, तो मैं चैट बॉक्स में आपको एक मैसेज दे रहा हूँ। ये देखो चैट बॉक्स में आपको एक मैसेज दे रहा हूँ। ये जो है आप वो कर देना, क्या कहते हैं, अपने दोस्तों को बता देना, जिसकी भी आप हेल्प करना चाहते हो, जिसकी भी आप हेल्प करना चाहते हो अपने दोस्तों को बता देना। और वो इसके अंदर ना फ्री ट्रायल अवेल कर लेंगे, 7 डेज का फ्री ट्रायल। उसके अंदर ना ये जीएससी ऑनलाइन की एक्सेस मिल जाएगी उनको। तो जब जीएससी ऑनलाइन की एक्सेस मिल जाएगी तो वो देख पाएंगे फाइनेंशियल समरी, वो देख पाएंगे किस तरह से बिजनेस मॉडल काम करता है। 5 AM के लिंक भी यहाँ पर है, आज का सेशन भी रिकॉर्ड होकर इसके अंदर आ जाएगा। और कैश फ्लो मॉडल ने काम कैसे करना है, एमआईएस ने कैसे काम करना है, ये सारी चीजें जीएसए मॉडल के ऊपर अवेलेबल हैं। तो मैं आपको चैट बॉक्स में एक बार दोबारा से ना दूसरा लिंक देता हूँ जो क्लिक हो जाएगा। आप भी इस लिंक को क्लिक करके देखना। मैं आपको यहाँ पर ये डालता हूँ, यस, तो आप इस लिंक को क्लिक करके देखना। और ये लिंक आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो उसके ऊपर वो जब लॉगिन करेंगे तो उनको हम वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो अब आपके बड़े प्यारे प्यारे कमेंट भी आ गए हैं। आयुष जी, थैंक यू जी, आपने कहा वैल्यूज आर ऑलरेडी डूइंग अबव बट गिव बेटर पर्सपेक्टिव। यस यस आयुष केजरीवाल जी, पता क्या होता है कि जब हम इन चीजों को देखते हैं ना और उस साइंस को दोबारा दोबारा समझ के रिहर्सल करते हैं, तो क्या होता है ये पर्सपेक्टिव न्यूरो पैटर्न कंफर्म हो जाते हैं। तो अब आप अपने बिजनेस को ना नेक्स्ट लेवल पे, मल्टीपल लेवल पे और मल्टीपल लेवल के ऊपर लेके चले जाओ। क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करता है ना तो वो बेसिक्स के साथ में बैटिंग करता है, स्टिक टू बेसिक्स, स्टिक टू बेसिक। तो तो आप उससे ना रेप्लिकेट कर सकते हो बिजनेस मॉडल्स को अपने, और कितने भी नंबर ऑफ बिजनेसेस आप ओपन कर सकते हो और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू टॉपिक ऑन कैश फ्लो मास्टरी in 5 AM session. So have a great day ahead. Goodbye, thank you, and bye.